बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास में फाइनली हमने अपना मैट्रिक मैथमेटिक्स का जो भी रिलेटेड लेक्चर है उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ, आप लोगों को याद होगा कि इंट्रोडक्शन लेक्चर था, यानी उसमें मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करा था मैट्रिक के हवाले से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट को, बेसिकली ये बताई थी कि पेपर पैटर्न क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्स से रिलेटेड पेपर पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। पेपर पैटर्न के हवाले से मैंने बात बताई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उस वीडियो लेक्चर में थी स्टूडेंट को, बेसिकली आपके कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड, यानी मैट्रिक क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपने स्टडी करने हैं। तो फाइनली लास्ट क्लास में वो तमाम चीज़ें हम क्या कर चुके थे, आपको डिस्क्राइब कर चुके थे। आज के वीडियो लेक्चर में जो चीज़ मैंने स्टडी करनी है उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने डिफाइन कर दूँ, क्योंकि स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं 9 में भी आप मैथमेटिक्स पढ़ कर रहे हैं, मैट्रिक क्लास में भी मैथमेटिक्स आपके शामिल है कोर्स में। ठीक है, मैट्रिक क्लास की अगर या 9 क्लास के हवाले से बताऊं, 9 क्लास में जब आपने 9 क्लास स्टार्ट करी थी मैथ्स की, तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स या यूं कहूं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए थे। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ था जब मैंने अपना फाइनली चैप्टर नंबर 2 या कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स का 9 क्लास में स्टार्ट करा, तो चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा उनको समझना आसान हो गया। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन बेसिकली एक छोटा सा रीजन था। वो रीजन ये था कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग कर चुका था, मैं तमाम वो चीजें स्टडी कर चुका था जो कि मेरे लेक्चर में इस्तेमाल होनी थी या लेक्चर में आनी थी। तो ये चीजें मैं सीख चुका था। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपको डिफाइन करूं कि मैट्रिक क्लास, क्योंकि मैट्रिक क्लास में भी मैथमेटिक्स है और मैट्रिक क्लास का जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, तो मैं डायरेक्ट सवालात से ही स्टार्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? अगर आप नोट करें स्टूडेंट, आप लोग का थोड़ा सा गैप आया है, यानी अगर मैं बात करूं आपका जो स्टडी में है बेसिकली थोड़ा सा गैप आया है, कुछ हॉलीडेज की वजह से आपका एक गैप आया हुआ स्टडीज में। तो मैं डायरेक्ट अगर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करता हूं मैट्रिक क्लास का मैथमेटिक्स का, तो आपको कुछ हो सकता है चीजें बहुत ज्यादा अच्छी समझ ना आए। इसका रीजन क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने 9 क्लास में पढ़े थे, वहां पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। वो जब आहिस्ता आहिस्ता कुछ बच्चे होंगे लास्ट में उनको रिवाइज होंगे, कुछ होंगे जिनको रिवाइज नहीं होंगे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना हो सकता है करना पड़े। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी चीज आप लोगों के लिए करी है। वो बेसिकली क्या है, मैं चैप्टर नंबर 6 को थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, यानी मैं डायरेक्ट मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट नहीं करता। मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैं 9 क्लास में पढ़ के आया था। उन बेसिक कॉन्सेप्ट से फायदा क्या हुआ? उन बेसिक कॉन्सेप्ट से फायदा ये हुआ था कि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स थे वो मेरे लिए आसान हो गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने क्या करा है आप लोग के लिए, यानी पहले दिन जो इंट्रोडक्शन था, आज के ही दिन से मैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। वो बेसिकली 9 के लेक्चर्स हैं। 9 में जो आपने लेक्चर्स स्टडी करे थे बेसिक कॉन्सेप्ट के, वो मैं आप लोगों के लिए दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। इसका रीजन मैं बता चुका हूँ, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए आसान हो सके, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 से जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन पे बात करेंगे, तो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं होगा। इस वजह से आज और कल, यानी 2 दिन हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाऊंगा, यानी 9 क्लास के चैप्टर नंबर 2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने स्टडी करे थे उनको दोबारा से मैं रिकॉल करवाऊंगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप में वो चीजें दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी। जब मैं फाइनली चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है मैंने जो आज आपको बात बताई है क्लियर हो गई होगी। यानी मैंने चैप्टर नंबर 6 मैट्रिक क्लास का स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 जो कि 9 क्लास में मैंने पढ़े थे वो मैं रिकॉल करूंगा। तो अभी आप लोग बेसिकली उसी लेक्चर को स्टडी करेंगे। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों के इल्म में होगा, आप बात जानते हैं अच्छे तरीके से
कुछ टाइम के लिए जो हमारी फिजिकल क्लासेस है, मैथमेटिक्स के हवाले से बात करूँ, कुछ टाइम के लिए जो हमारी फिजिकल क्लासेस है उसको सस्पेंड कर दिया गया, यानी वो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसमें बेसिकली हमारी जो फिजिकल क्लासेस है, ठीक है, उसको कुछ टाइम के लिए बेसिकली क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, स्टडी है उसको हमने कंप्लीट तो करना और पढ़ना भी है, क्योंकि ये ज़रूरत भी है इंसान की ज़िंदगी की और उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, आप लोग अच्छे तरीके से इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो हम क्या करेंगे, यानी आज से ही जो हमारा आज पहला लेक्चर है बेसिकली मैथमेटिक्स का, 9 मैथमेटिक्स का, तो हम क्या करेंगे, तरीक़ेकार क्या है वो थोड़ा सा उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। यानी मेरा जो तरीक़ेकार है वो रिकॉर्डेड वे में लेक्चर्स को स्टडी करना है। यानी मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे आज से लेकर आगे तक जो भी मेरे रिलेटेड टू मैथमेटिक्स जो लेक्चर्स होंगे, ठीक है, उनको मैंने कैसे स्टडी करना है, उनको रिकॉर्डेड वे में स्टडी करना है। ये बिल्कुल सिमिलर है, यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँ, जैसे कि आप लोग क्लास में बैठे होते थे, जो भी आपका टीचर होता था आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। सेम तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी मेरा टॉपिक है, ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं आपको क्या कर रहा हूँ, तमाम इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा जो फर्क नजर आएगा, वो छोटा सा फर्क ये कि आप फिजिकली यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप बस जो भी लेक्चर है उसको रिकॉर्डेड वे में, जो भी आपका लेक्चर है उसको आप ऑनलाइन वगैरह स्टडी करो। बेसिकली जो भी आपके पास जो सोर्सेस हैं, जो लिंक है, उसके थ्रू आप क्या करो, अपना लेक्चर स्टडी करो। बाकी तमाम चीजें वही है, वही क्लास है, वही तरीकेकार है, वही बोर्ड है, वही टीचर है जो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एक और छोटी सी बात बताता चलूं जो कि मेरे नजर में आपको पता होनी चाहिए, वो बात क्या है, ठीक है, आपने कैसे स्टडी करना है। यानी मैं जो भी चीज आपको यहाँ पे समझाऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, वो तमाम की तमाम चीजें स्टूडेंट आपने क्या करनी है, उसको अच्छे तरीके से समझना है। ना सिर्फ समझना है बल्कि उसको जहन में भी अपने बिठाते हुए चलने में। ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं करूंगा, वही बातें जो कि रूटीन की है, जो हम क्लास में डिस्कस करते थे, वही तरीकेकार हमारे इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स में भी होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर में। आपने क्या करना है, उन तमाम चीजों को जहन में बिठाते चलना है जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इन दी एंड जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे क्लास में आपको याद होगा जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता था तो एक टाइम आपको दिया जाता था उसको कॉपी करने के लिए। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे कि जब मैं जो भी चीज क्लियर करूंगा, जो भी चीज आपको समझाऊंगा और आपको बता दूंगा, पता भी चल जाएगा कि आपको बात, तो वो चीज आपने समझनी है, ना समझनी है, बल्कि उसको जहनों में भी सेव करनी है, उसको जहन में बिठानी है, ठीक है। इन दी एंड जब लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो उस लेक्चर को मैं क्या करूंगा, जूम भी करूंगा, यानी जो भी चीज बोर्ड पे लिखी हुई है या मैं फ्यूचर में लिखूंगा, आगे चल के भी लिखूंगा, वो सारी की सारी चीजें जूम कर दी जाएंगी। तो इन शॉर्ट आप आसानी से उस चीज को अपने पास कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल एज इट इज जैसे कि क्लास में आप करते हैं, वही सफाई के साथ, वही प्रेजेंटेशन के साथ आपने कॉपी करना है। कोई चीज नहीं है, कोई चीज डिफरेंट नहीं है, वही तरीकेकार है, वही पैटर्न है जो कि हम आज से पहले स्टडी करते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए चीज से बेफिक्र हो जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपने क्या करना है, बेसिकली जो एंड में मैं आपको जो जूम करूंगा उसमें आपको उसको कॉपी करना होगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जब चीज समझने के टाइम, जो कि मैं क्लास में अक्सर आपको बताता रहता हूँ, समझने के टाइम समझो, ठीक है, यानी जो आपका टाइम समझने का है उस टाइम कंसंट्रेशन के साथ आप चीज को समझो, ठीक है। उसके बाद जब कॉपी करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा तो सेम तरीके से आपको टाइम दिया जाता था, यहाँ पे भी टाइम मैं आपको दूंगा, तो आप उस चीज को कॉपी कर लेना। तो इससे क्या होगा, आपके पास समझने के टाइम चीजों को समझोगे, कॉपी करने के टाइम चीज को कॉपी करके अपना काम मुकम्मल करोगे। उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने बताई है इससे आप पहले से वाकिफ होंगे, कोई नई बात मैंने नहीं बताई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर जो कि मैथमेटिक्स 9 क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 से ही मैं बात स्टार्ट करूंगा, जो चैप्टर का नेम था सिस्टम ऑफ रियल नंबर, यानी सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल। मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ चैप्टर नंबर 2, वेल नोन चैप्टर है, आपके पास जानते हैं, जिसका नाम सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से मैंने स्टार्ट करा था, थोड़ा सा मैं पीछे से लेके चलूंगा, यानी पीछे से मुराद कैसे, मतलब पीछे से सर भाई पीछे से मुराद बेसिकली मैं जो हम चीजें पढ़ चुके, क्योंकि हमारा एक थोड़ा सा हॉलीडेज का गैप आया था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तमाम चीजें जो कि पहले दिन से मैंने स्टार्ट करी थी उन चीजों को थोड़ा सा रिपीट करता हुआ चलता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस वर्बली शॉर्टली आपको डिफाइन कर देता हूं। इससे क्या होगा, तमाम चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। जब चीजें रिकॉल हो जाएंगी तो आगे बढ़ना मेरे लिए आसान है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं।
चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट आपको याद होगा सबसे पहली चीज हमने मैथमेटिक्स को स्टडी करा था, यानी मैथ्स क्या होती है, एक डिटेल टॉपिक था, हमने क्लास में भी इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैंने डिस्कस करी थी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के बाद, एप्लीकेशन के बाद, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैंने नाम दिया था बेसिस, यानी बेस ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे पहली चीज मेरे सामने आई था, क्या आया था, सिंपल सा वेरिएबल। वेरिएबल क्या था, शॉर्टली डिफाइन कर देता हूं, एनी इंग्लिश अल्फाबेट इज नोन एज वेरिएबल। एनी इंग्लिश अल्फाबेट इज नोन एज वेरिएबल। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जस्ट लाइक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड सो ऑन, यानी कोई सा भी इंग्लिश अल्फाबेट हो, ठीक है, मैथमेटिक्स की जबान में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। सेम तरीके से दूसरी टर्म जो मेरे सामने आई थी कांस्टेंट की, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट, एनी नंबर, यानी कोई सा भी नंबर, उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे लाइक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया एंड टू सो ऑन। यानी सर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर, एनी नंबर इज नोन एज कांस्टेंट, यानी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की जबान में किसी भी नंबर को मैं क्या कह सकता हूं, कांस्टेंट कह सकता हूं, कांस्टेंट कहते हैं। तीसरी टर्म, तीसरी बेस मैथमेटिक्स की जो थी ऑपरेटर, आपको याद होगा एनी साइन इज नोन एज ऑपरेटर, यानी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कोई सा भी साइन, जैसे लाइक आपको याद होगा बेसिक साइन में बता देता हूं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फिर आगे चार हमने स्टार्ट में पढ़े थे, आपको याद होगा एनी साइन, यानी साइन बेसिकली आप जानते हो स्टूडेंट पहचान को कहते हैं, यानी साइन का मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एनी साइन इज नोन एज ऑपरेटर, किसी भी साइन को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन तमाम चीजों से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हो, ठीक है। इसके बाद मजीद में बात आगे बढ़ाता हूं। हमने मजीद इससे बात आगे बढ़ाई थी, हमने जाना था कि अगर कभी, सर कंसंट्रेशन से समझिएगा, अगर कभी कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके लिख दिया जाए, आई रिपीट, कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर कभी कंबाइन करके लिख दिया जाए तो उस चीज को हम कहते हैं कोएफिशिएंट, जस्ट लाइक 2x, इस चीज को मैंने नाम दिया था कोएफिशिएंट का। यानी सर अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को, आई रिपीट, कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर साथ मिला के लिख दिया जाए, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, इस चीज को कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो थी वो आपको ध्यान में होगी, अगर मैं आपसे सवाल करता हूं इस गिवन क्वेश्चन में, ठीक है, इससे मैं गिवन क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन करता हूं आपसे कि इसका, यानी इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, यानी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आगे बात जानते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, यानी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि x के साथ क्या चीज लिखी हुई है। दोबारा सुनिएगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि इसमें x का कोएफिशिएंट है, यानी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि x के साथ क्या चीज लिखी हुई है, तो आप फौरन से आंसर करेंगे सर +2, यानी सर x के साथ जो चीज लिखी हुई है वो क्या है, 2 है, तो फौरन से आप उसका आंसर कर देंगे 2। तो सेम तरीके से अगर मैं बात करूं -4y, यानी इस सवाल में मैं आपसे पूछता हूं भाई इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है, यानी मैं आपसे जो क्वेश्चन करने चाह रहा हूं जिसका आंसर आप मुझे देंगे -4, यानी कभी अगर वेरिएबल को हाईलाइट कर दिया जाए, यानी अगर वेरिएबल को मैंने आपसे पूछा कि भाई y का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, z का कोएफिशिएंट क्या है, तो बेसिकली मैं पूछना क्या चाह रहा हूं उस वेरिएबल के साथ क्या चीज लिखी हुई है, इन शॉर्ट आसान लफ्जों में। तो आप मुझे प्रॉपर तरीके से उसका आंसर दे देंगे सर y का कोएफिशिएंट 4 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट -4 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और इसका हम टेस्ट भी कर चुके हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई। ना सिर्फ हमने ये चीज पढ़ी थी बल्कि हमने मजीद इससे आगे बात बढ़ा ली थी, जिसमें दो बेसिक टर्म्स को मैंने और स्टडी करा था। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने, जो हमारी लास्ट फिजिकल क्लास थी, उसमें हमने एक्सपोनेंट और बेस के कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करा था। थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, व्हाट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमें डिफाइन करती है कि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट को कोई भी वेरिएबल कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। आई रिपीट कि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज को नाम देते हैं हम किस चीज का, एक्सपोनेंट का। यानी एक्सपोनेंट क्या होता है सर, एक्सपोनेंट हमें डिफाइन करती है कि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल कितने नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज को मैं नाम दिया था कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट।
बनेगा, ठीक है। और जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज को हम कहते हैं बेस। आगे बात समझ। बेस बेसिकली क्या होता है? बेस है बेसिकली वो कांस्टेंट या वो वेरिएबल होता है जो कि मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, 2 की पावर 5, जैसा ये 2 की पावर हो गई 5, यानी ये जो 5 है ये है एक्सपोनेंट। क्यों? क्योंकि सर एक्सपोनेंट की डेफिनेशन हमें ये डिफाइन करती है कि कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके चीज से मुझे नजर आ रहा है कि जो 2 है, 2 बेसिकली क्या है? वो नंबर है, वो कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? बेस हो गया। कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 टाइम। तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। बेसिकली ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है जिसको मैं 5 कह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड बेस, जो कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिटेल में बात करी थी और इसकी हमने बहुत सारी एग्जांपल भी स्टडी कर ली थी। इसके साथ साथ एक और छोटी सी चीज स्टूडेंट हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा कि हमने कुछ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़े थे। यानी कुछ मल्टीप्लिकेशन के साइन आपको मैंने बताए थे, जैसे ये क्रॉस, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, डॉट भी कहीं इस्तेमाल होता है, जिस तरह के ब्रैकेट भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। ये तीनों साइन बेसिकली किस चीज के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस चीज को हम आगे चल के इंशाअल्लाह ताला मजीद क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो होपफुली जितनी बातें मैंने आपको बताई है सारी वो बातें हैं जो कि हम वक्तन फवक्तन पढ़ के आ चुके हैं। आज की क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यानी आज की जो मैथमेटिक्स की क्लास है रिवीजन के साथ और थोड़ी प्रिपरेशन, यानी जिस तरीके का हमने स्टडी करना है उसके साथ मजीद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने स्टार्ट करना है। इसको भी अगर मैं मैथमेटिक्स की बेस कहूं तो गलत नहीं होगा। मैं दोबारा से बता देता हूं, आज का जो टॉपिक है या कुछ टाइम तक जो हम टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कई दफा क्लास में भी बताया है, जब एक इमारत बनती है यानी जब एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो सिर्फ उसमें ईंटें ही नहीं लगती बल्कि उसमें सीमेंट की भी जरूरत होती है, उसमें जो सैंड वगैरह बजरी वगैरह रेत वगैरह होती है उसकी भी जरूरत होती है, उसमें आयरन मतलब लोहा वगैरह भी होता है। बहुत सारी चीजें मिलाकर एक जगह करने के बाद तब वो बिल्डिंग क्या होती है? कायम होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैथमेटिक्स की जो बेस है जिसकी बुनियाद मैं स्टडी कर रहा हूं, तो ये कुछ चीजों पे कायम है। तो उन कुछ चीजों में से कुछ और चीजें मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स की जो बुनियाद है ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत ही ज्यादा तवील है, यानी इसकी बुलंदी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें मजीद चीजों का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो वो चीज आज की क्लास में मैं और आपके साथ डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा ये वो चीजें जो आपके लाइफ टाइम तक काम आने वाली है। यानी अगर आप नोट करें जितनी मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, बेसिकली मैं क्या बना रहा हूं? आप लोगों की बेस बना रहा हूं। कई दफा मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया है कि कोई भी जब बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो उसकी बेस बनाने में लगता है। अगर एक दफा बेस उसकी बन गई तो वो बिल्डिंग बहुत जल्दी कायम हो जाती है, यानी रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। आप जानते हो एक गाड़ी आती है जो बहुत ज्यादा नींद खराब करती है, तो उसकी वजह से वो बिल्डिंग क्या होती है? रातों रात खड़ी हो जाती है। लेकिन उससे पहले बेस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं? अभी आपकी बेस बना रहे हैं। जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो बिल्डिंग कायम करना कोई बड़ी बात नहीं, जिसको हम अपने सवालात वगैरह आपके जबान में सब क्वेश्चन सॉल्व करवाना कहते हैं, वो मुश्किल नहीं है। असल चीज आपकी बेस है, जो कि हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम बेस पे पहले वर्क करते हुए अपने आप को आगे लेके चलेंगे। तो मजीद आज का जो लेक्चर है मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट तरीन लेक्चर है। एक और यहाँ पे बात बताते चलो, जितनी चीजें हम पढ़ेंगे इसकी आपने साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। आप जानते हैं आपसे वाइवा भी होता है, वाइवा भी होगा और ना सिर्फ वाइवा होगा बल्कि आपका टेस्ट भी होगा, जो आपका टेस्ट स्केड्यूल है किस तरीके से होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ज़हन में बस इतना रखें, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं इसकी साथ साथ प्रैक्टिस आपने करनी है लाजमन, ठीक है। आज का जो टॉपिक है इंतहाई आसान टॉपिक, जिसका नाम है लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी आज के टॉपिक का जो नीम है, ठीक है। मजीद अगर मैं बात आगे बढ़ाऊं या यूं कहूं सर बेस में, यानी मजीद जो मेरी बेस है मैथमेटिक्स की, उसमें एक और चीज का इजाफा मैं कर रहा हूं, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज लॉ किसे कहते हैं? लॉ का मतलब बेसिकली कानून होता है। लॉज है यहाँ पे एक से ज्यादा है, इसका मतलब कवानीन, यानी मल्टीप्लिकेशन के मैंने कवानीन को स्टडी करना है,
यानी लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई करने के, ज़रब देने के मैंने कवानीन को स्टडी करना है। या इसको और आसान लफ्जों में अगर मैं डिफाइन कर दूं, मैंने क्या चीज पढ़नी है, मैंने बेसिकली उन तरीकेकार को स्टडी करना है, उन रूल्स को स्टडी करना है जिसके जरिए मैं मल्टीप्लाई चीजों को करता हूं आसान लफ्जों में। यानी मैं दोबारा से बता देता हूं, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के ज़रब देने के कवानीन, और आसान लफ्जों में अगर डिफाइन कर दूं मैं, तो यानी मैंने उन तरीकेकार को, उन रूल्स को स्टडी करना है जिनको फॉलो करते हुए मैं चीजों से मुराद यानी कांस्टेंट कोएफिशिएंट वगैरह, सॉरी कांस्टेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट वगैरह, यही सारी चीजें तो होती है मैथ्स में, इन चीजों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इंतहाई इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अच्छों को ये चीजें नहीं पता होती हैं, तो इसको समझना है, ना सिर्फ समझना है स्टूडेंट, इसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। क्यों? क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो मैं बात आगे स्टार्ट कर रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है उसका नाम है लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। याद रहे लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ना सब्ट्रैक्शन ना एडिशन, सिर्फ मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, उसमें चीजें या तो मल्टीप्लाई क्रॉस की फॉर्म में लिखी होगी, या तो डॉट की फॉर्म में, या तो ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि हमने साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जाना है कि मल्टीप्लिकेशन को तीन साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहला लॉ, क्योंकि लॉज हैं एक से ज्यादा है, तो सबसे पहला जो लॉ है वो मैं आपको बता देता हूं, जरा कंसंट्रेशन से समझिएगा, और उसके साथ साथ मैं इसकी एग्जांपल भी करवाऊंगा। अगर कभी, याद रखिएगा, अगर कभी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर, इंपॉर्टेंट बात है सुनिएगा, अगर कभी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी हुई हो, आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज को कि ये है बेस, और इसके ऊपर अगर कोई चीज लिखी जाए, दिस इज कॉल्ड पावर। यानी पावर और बेस का कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो चुका है, रिमेंबर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, रूल, लॉ नंबर 1, कानून नंबर 1 जिसको मैं कह सकता हूं कि किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी हुई हो, कोई भी पावर से मुराद 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 5 लिखा हो, 1000 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वो कांस्टेंट या वो वेरिएबल उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यानी अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी हुई हो, कोई भी पावर से मुराद उसके ऊपर पावर 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, z हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, n पावर हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट, वो वेरिएबल उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। दोबारा से बता देता हूं, मैंने क्या बात बताई है, अगर कभी किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी हो, इसका मतलब है वो कांस्टेंट, वो वेरिएबल उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल देखते जरा, यहाँ पे मैंने जनरल टर्म लिखी है, यानी y के पावर n, y की पावर n का मतलब बेसिकली कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है वो इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम्स आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 1 2 3 4 5 एंड टू सो ऑन, जो भी नंबर है उतने टाइम। फॉर एग्जांपल सामने देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैंने लॉ नंबर 1 बताया आपको कि किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी हुई हो, इसका मतलब है वो कांस्टेंट, वो वेरिएबल उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। कैसे? जरा देखिएगा, मिसाल के तौर पे 2 की पावर 5, आगे बात जानते हैं, 2 के ऊपर, यानी 2 क्या है? बेस है, और 5 क्या है? पावर है। बेस और पावर है, पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात है। मैं पावर वर्ड बोल रहा हूं, आगे बात जानते हैं, एक्सपोनेंट बोलो, पावर बोलो, इंडेक्स बोलो, तीनों के एक ही माइंड, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं वर्ड पावर यूज कर रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2 की पावर 5, मैंने पहला लॉ बताया मल्टीप्लिकेशन का कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी हो, कोई भी पावर लिखी हो, उसका मतलब क्या है? वो कांस्टेंट, वो वेरिएबल उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। उतने नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब जितनी उसके ऊपर पावर लिखी हो। कैसे? जरा सामने देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 5, इसका मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाऊंगा, किससे? 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी बात समझ आएगी? तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है, और कुछ नहीं। दोबारा से देखते हैं, 3 की पावर 4, यानी 3 के ऊपर पावर 4 है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जस्ट लाइक, इतना सिंपल है। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जिस नंबर के ऊपर पावर लिखी हुई है, इसका मतलब है उतने टाइम्स वो चीज मल्टीप्लाई होगी। दोबारा से बता रहा हूं, 3 के ऊपर पावर 4 लिखी है, इसका मतलब है 3
मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, एक्सपोनेंट या पावर क्या डिफाइन करती है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली ये रूल नंबर 1 ही तो है, लॉ नंबर 1 ही तो है, जो मैंने आपको एक्सपोनेंट की डेफिनेशन बताई थी। बेसिकली एक्सपोनेंट की डेफिनेशन भी वही है, इत्तेफाक से हमारा जो लॉ है पहला वही लॉ है, यानी अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी हो, इसका मतलब है वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगी। दैट्स ऑल। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको हम। x की पावर 4, यानी अभी मैंने बताया था कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर पावर लिखी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, यानी x की पावर 4 यानी x 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। x बनाने का तरीकेकार देखिएगा, इस तरीके से x बनता है और मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस बनता है, यानी 4 टाइम्स x बनेगा, तो इस तरह से बन जाएगा ये। तो ये x 4 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। a की पावर 5 यानी a 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम्स हो गया मल्टीप्लाई। a प्लस b की पावर 4, अच्छा ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये भी एक पूरी क्या है, बेसिकली टर्म ही है। टर्म कहते हैं हिस्से को, किसी भी चीज को। तो बेसिकली ये क्या है, a प्लस यानी ब्रैकेट है ना, a प्लस b की पावर 4 यानी a प्लस b की पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। इन शॉर्ट इतना सा सिंपल काम, यानी मेरा रूल नंबर 1 या लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 1 कहना ज्यादा मुनासिब है क्योंकि मैं लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में स्टडी कर रहा हूं। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कांस्टेंट, याद रखिएगा ये आपकी बेस है, अगर ये चीजें आपको क्लियर होगी, जिंदगी में कोई सी भी मैथ्स हो जाए आप आसानी से उसको कर सकते हैं। पहला लॉ क्या है कि किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी हो, तो इसका मतलब है उसको उतने नंबर ऑफ टाइम्स में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। जस्ट लाइक 2 की पावर 5 थी तो मैंने 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 की पावर 4 थी 3 को 5 टाइम करवा दिया, a की पावर 5 थी तो मैंने a को 5 टाइम पे करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। उम्मीद है पहला जो लॉ है आपको समझ आया होगा, इंतहाई आसान लॉ कि किसी भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर लिखी है, इसका मतलब है उसको इतने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करवाना है। उम्मीद है आसान सी चीज से आपको क्लियर हो गई होगी। रूल नंबर 2, सॉरी रूल नहीं, लॉ नंबर 2, रूल तो मैंने उसको समझने के लिए लिखा हुआ है। लॉ नंबर 2 क्या कहता है, if the base is same the power should be added, if the base is same then the power should be added। क्या मतलब, जरा देखिए लॉ नंबर 2 मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, if the base is same the power should be added। क्या मतलब समझिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉ, अच्छों को इसके बारे में पता नहीं होता, जो कि इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा कि अगर कभी लॉ नंबर 2 कहता है मल्टीप्लिकेशन का कि अगर कभी पावर सेम यानी बेसिस सेम हो, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है जिसको मैं बेस का नाम दे रहा हूं, यानी बेस आप जानते हैं बेस एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक कांस्टेंट भी हो सकता है, रिमेंबर, ठीक है, बेस एक कांस्टेंट भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है। तो लॉ नंबर 3 क्या कहता है, लॉ नंबर 2 सॉरी क्या कहता है, इफ द बेस इज सेम द पावर शुड बी एडेड, यानी अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में बेसिस सेम हो, दोबारा से बता रहा हूं, अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में बेसिस सेम हो तो हमेशा याद रखिएगा उनकी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या मैंने बात बताई है कि अगर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेकंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें डिफाइन करता है कि अगर बेसिस सेम हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर कोई चीज लिखी है और उनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या मतलब, जरा देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, जो चीज नीचे लिखी जाती है उसको बेस कहते हैं और जो बेस के ऊपर चीज लिखी जाती है उसको मल्टीप्लाई क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। तो लॉ नंबर 2 क्या कहता है, इफ द बेस इज सेम द पावर शुड बी एडेड, यानी अगर बेस सेम है और वो चीज मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखी है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाए। दोबारा से बता रहा हूं कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कैसे, जरा इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिसाल के तौर पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 के ऊपर जो पावर लिखी है 1 1 1 लिखी है, तो इन शॉर्ट अगर आप नोट करें तीनों टर्म्स की, तीनों नंबर्स की, तीनों कांस्टेंट की बेसिस क्या है, सेम है। तो हमने अभी लॉ पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स हमेशा क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो जस्ट लाइक ये 2 क्यूब ऊपर यानी बेसिस क्या हो, सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। कैसे ऐड होती है, एक दफा मैंने वो चीज लिख ली जिनकी बेसिस सेम है, या यूं कहूं
एक दफा बेस लिखी और पावर को क्या क्या रखी 1 है 1 है 1 है, यानी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो जस्ट लाइक इस तरीके से मैंने इसको लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नोट करें तीन यहाँ पे कांस्टेंट लिखे और तीनों की बेसिस सेम है, तो एक दफा मैंने बेस लिखी और उनकी पावर क्या लिखी है 2 2 और 3, यानी 2 + 2 + 3। तो इन शॉर्ट 2 2 2 + 2 4 होता है, 4 + 3 कितना होता है 7 हो जाता है। तो ये 3 की पावर 7 हो गई। यहां लगा समझ आ गई। इन शॉर्ट अगर नीचे वाले की देखूं मैं, तीनों की बेसिस सेम है, यानी x की बेस 2 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3, x की पावर 5 है, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है सर बेसिस सेम है। तो इन शॉर्ट अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर सेट हो जाती है। तो इन शॉर्ट x की पावर 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू x की पावर 10। क्यों? क्योंकि 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो x की पावर 10 निकल कर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट यहां से एक चीज समझने को आती है कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। इन शॉर्ट अगर आप नोट करें y तीनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू y की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप नोट करें a + b लिखा हुआ है पावर 2 मल्टीप्लाई में a + b की पावर 2, यानी अगर आप नोट करें दोनों की बेसिस सेम है, यानी अगर आप नोट करें इसकी भी बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें। लॉ नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि अगर बेसिस सेम हो किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल की, यानी बेस मतलब कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है ना, और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे तो इनकी पावर हमेशा ऐड कर देना। तो इन शॉर्ट यहां पे आ जाएगा a + b की पावर 2 + 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू a + b की पावर 4 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 2, ये हो जाएगा a2 b2। सर ये क्या कर दिया आपने, जरा समझिएगा इसको मैंने क्या कर रहा है। अगर आप नोट करें यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2, मैंने क्या करा a की पावर 2 और b की पावर 2 एज इट इज लिख दिया। क्यों? मैंने इसकी पावर को ऐड क्यों नहीं करा? भाई बात तो सुनो। अभी तो थोड़ी देर पहले बोल के हटे थे कि सर हमेशा याद रखिएगा लॉ नंबर 2 हमें डिफाइन करता है मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल मल्टीप्लाई की फॉर्म में और उनकी बेसिस सेम हो, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर उनकी बेसिस सेम हो, बेस कहते हैं जिसको इस चीज को, जस्ट लाइक आप जानते हो जो चीज नीचे लिखी है, अगर उनकी बेसिस सेम हो तभी उनकी पावर ऐड होती है, अदरवाइज उनकी पावर ऐड नहीं होती है। अगर आप नोट करो यहाँ पे a है बेस और b है, क्या a और b सेम है? सेम काइंड है? नहीं, दोनों डिफरेंट है। इट्स मीन कि उनकी पावर ऐड नहीं हुई, उनको मैंने एज इट इज लिख दिया। सेम तरीके से अगर आप नोट करो x की पावर 2 y की पावर 7, एक की बेस x है दूसरी की बेस y है, तो इट्स मीन कि सर ये तो ऐड होंगे नहीं, तो ये होगा y x की पावर 2 और y की पावर 7 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीजन बिकॉज ताकि आपको याद रहे बेस इज नॉट सेम, यानी मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सर यहाँ पे बेस सेम नहीं है। हमने लॉ नंबर 2 में पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तभी उनकी पावर ऐड होती है, अदरवाइज पावर ऐड नहीं होती। तो आसान सा लॉ था, लॉ नंबर 2 क्या कहता है? इफ द बेस इज सेम द पावर शुड बी एडेड, यानी अगर मेरी कांस्टेंट की या वेरिएबल के बेस कुछ भी हो सकता है, उनकी यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम नहीं होती तो पावर ऐड नहीं होती। इंपॉर्टेंट तरीका रूल है ये, लॉ है सॉरी, इसको लाजमन याद रखना है, ना सिर्फ याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट भी होगा। ठीक है भाई, पेपर में सवाल भी मैं दूंगा और ये चीज पूरी लाइफ आपके काम आने वाली है। पहला लॉ क्या था कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। दूसरा लॉ क्या है? इफ द बेस इज सेम द पावर शुड बी एडेड, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होगी। ये रीजन मैं पढ़ते आ चुका हूं। लास्ट वन इज लॉ नंबर 3, इफ द पावर अकर्स ओवर द पावर दे शुड बी मल्टीप्लाइड। इफ द पावर अकर्स ओवर द पावर दे शुड बी मल्टीप्लाइड। रूल नंबर या सॉरी लॉ नंबर 3, यानी कभी अगर याद रखिएगा लॉ नंबर 3 क्या है? पावर अगर ओवर द पावर दे शुड बी मल्टीप्लाइड। क्या मतलब समझिएगा, कहें अगर कभी पावर के ऊपर पावर आ जाए, आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, बेस को नीचे लिखा जाता है, उसके ऊपर जो चीज लिखी जाती है उसको पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूँ, अगर कभी पावर के ऊपर पावर आ जाए
पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो हमेशा आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इफ द पावर अकर्स ओवर द पावर दे शुड बी मल्टीप्लाई, यानी अगर कभी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई क्या होती है, पावर्स मल्टीप्लाई होती है। कैसे, जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 3 आप अच्छे तरीके से जानते हैं 3 बेस है, 3 के ऊपर एक पावर लिखी हुई है वो है 2, और पावर के ऊपर भी पावर लिखी हुई है 2। इट्स मीन के लॉ नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। लॉ नंबर 3 क्या कहता है, इफ पावर अकर्स ओवर द पावर दे शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। और मल्टीप्लाई क्या होते हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। कैसे, मैं करके दिखा रहा हूं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप नोट करें, पावर क्या है, 2 है, और 2 के ऊपर भी पावर आ गई है, तो इट्स मीन के पावर के ऊपर पावर आ गई तो हमेशा आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। बेस अपनी जगह लिखा रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इन शॉर्ट ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। यानी मैंने क्या कहा, अगर कभी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो हमेशा आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है। दोबारा से देख लेते हैं, 4 यहाँ पे बेस है और 2 पावर है, पावर के ऊपर पावर आ गई है और वो है 3, यानी पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इन शॉर्ट 2 3 6 हो जाएगा, यानी 4 की पावर 6 हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे एक बेस है और पावर 4 है और उसकी होल पावर 2 है, यानी पावर के ऊपर पावर आ गई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इन शॉर्ट ये 4 2 8 हो जाएगा। तो सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं x की पावर 5 होल पावर 3, यानी पावर के ऊपर पावर आ गई है तो इट्स मीन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 5 से 15 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आप नोट करें a प्लस b की पावर 2 और होल पावर 3, पावर के ऊपर पावर आ गई तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इन शॉर्ट a प्लस b की पावर 6 हो जाएगा। सेम तरीके से अगर आप नोट करें एसएनएस लिखा हुआ है, एसएनएस की पावर 2 और होल पावर 5, दोबारा से बोल रहा हूं, यहां पे मैंने टर्म लिखी है एसएनएस की पावर 2 होल पावर 5, यानी पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए तो हमेशा आपस में पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे, एसएनएस अपनी जगह पे लिखा रहेगा और उसकी जो पावर है जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इन शॉर्ट एसएनएस की पावर क्या हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये मेरा रूल नंबर लॉ नंबर 3 कहता है। लॉ नंबर 3 क्या कहता है, इफ पावर अकर्स ओवर द पावर दे शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी अगर कभी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हमेशा वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे मैं अपना लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। होपफुली आपको जितनी बातें मैंने बताई, उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा बेसिक से हमने स्टार्ट करा था, थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट करा था। आज की क्लास में लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, यानी कवानीन में पढ़ना शुरू करें मल्टीप्लिकेशन के ज़रूरत के, जिसमें सबसे पहला लॉ मेरा क्या था कि अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर लिखी हो तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, जैसे इसी एग्जांपल में लिखेंगे। इसके अलावा लॉ नंबर 2 कहता है कि इफ द बेस इज सेम द पावर शुड बी एडेड, अगर बेस सेम है पावर हमेशा उनकी आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम नहीं है तो पावर कभी भी ऐड नहीं होगी। इंपॉर्टेंट तरीन बात है, ठीक है। लॉ नंबर 3 है, इफ पावर्स अगर ओवर द पावर दे शुड बी मल्टीप्लाई, यानी कभी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हमेशा पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। कुछ उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे दिखा दी। यानी मेरा आज का जो लेक्चर था वो लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मजीद लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करके फिर मजीद उसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे। तो इसको कॉपी करिएगा, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, टेस्ट की प्रिपरेशन करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।